और ओके। अब वो आपसे क्या कह रहा है जी कि पेपर के अंदर डाटा दिया हुआ है, फॉर्मुला शीट दी हुई है। अब आते हैं जी पहला सवाल। टेबल 1.1 लिस्ट सम्स एसआई क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दी हुई है आपसे। वो कह रहा है कंप्लीट द टेबल बाय इंडिकेटिंग अ टिक विच रो आर बेस क्वांटिटीज। वो 7 बेस क्वांटिटीज आपको पढ़ाई गई थी, जिनमें था मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी, राइट। ये 7 क्वांटिटीज आपको पढ़ाई गई। तो अब इनमें करंट मौजूद है, एनर्जी नहीं है, फोर्स नहीं है और मास है। ये दो चीजें आपके पास इस लिस्ट में मौजूद थी। क्या ये बात समझ में आती है जी? ओके। अब वो क्या कहता है आपसे अगले पार्ट में कि पावर की डेफिनेशन यूज करते हुए उसके बेस यूनिट निकाल के दे। अब आपने कहा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ओ लेवल्स की डेफिनेशन। आपने कहा कि जी वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। और वर्क डन के बारे में आपने कहा सरफात फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स है जी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास का है जी केजी, एक्सेलरेशन का है जी ms-2, डिस्टेंस का मीटर। आपको जब मैंने एएस शुरू किया था आप सबके साथ, तो मैंने आप लोगों को एक बात ये बोली थी कि जी अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये बेसिक मैथ्स है। तो आपके पास क्या आ गया जी, kg m² s-2 ओवर टाइम का सेकंड। अब बेसिक मैथ्स है जी कि ये +1 है, ये -2 है, कैंसिल नहीं हो सकता, ये ऊपर जाएगा। तो दिस विल बिकम kg m² s-3। क्या ये बात सबको समझ आती है? आई वांट इंडिविजुअल रिप्लाईज फ्रॉम 25 स्टूडेंट्स के जी या थम्स अप कर दें या यस या नो कर दें। बेसिक सवाल है, हमें जल्दी जल्दी। अच्छा, अब आते हैं जी आगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एक लाइट मीटर है, ठीक है जी। वो आपसे ये कह रहा है कि उसकी लाइट इंटेंसिटी मेजर कर रहा है रूम की। डे लाइट की जो है वो डे लाइट आ रही है और उस पर स्ट्राइक कर रही है। इसका जो एरिया है वो 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर टू मीटर जाते हैं तो आप 10⁻⁻² लगाएंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने में आप 10⁻⁻4 लगाएंगे। ये बात अपने पास जरा लिखिएगा, ठीक है जी। क्या भेजना है भाई वासे भाई, मैं खुद करा रहा हूँ, ठीक है। और उसने आपको पावर दे दी है, ठीक है, सॉरी इंटेंसिटी दे दी है। ये है जी आपके पास इंटेंसिटी। वो आपसे पावर मांग रहा है। आपने ए लेवल्स में वेव्स के दौरान, वेव्स के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटेंसिटी का, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। तो आपके पास क्या हुआ, पावर निकालनी है तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। इंटेंसिटी 950 है। आपने 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा, तो आपके पास 0.209 या क्या जो है वो या टू सिग्निफिकेंट फिगर में 0.1। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ बेटा वैसे वो कर लीजिएगा, अभी तो ये सुन लेना काइंडली। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है जी आपके? यस या नो करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। वक्त बचाने की कोशिश करें कि आप लोग चैट मैसेज के बजाय थम्स अप। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मांग रहा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है जी? ये एक स्टूडेंट है हमारा क्रेडो का, वो यहां तक कर लिया था, इस क्वेश्चन में फंस गया था, अभी भी उसने मुझे भेजा था। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक नंबर है तो बस यहाँ काफी है, मतलब इतना टाइम है नहीं आपके पास, 1 घंटा 10 मिनट है कि आप लंबी करें, कि आप उसकी यूनिट भी लिख रहे हैं और उसकी क्वांटिटी भी बता रहे हैं। इसके लिए एक नंबर के लिए इट्स इनफ टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ एक चीज और, एक बच्चा गलती करता है, वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो नहीं लिखिएगा। यू श्योर बेटा? ये February March 24 है, पर बिया, ठीक है। अच्छा,
अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ओलंपिक ड्राइवर ड्राइवर स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, जो कि कितना है, टोटल हाइट है 9.2, और यहां से सेंटर ऑफ मास से यहां तक की हाइट आपने निकाली डिफरेंस से। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये पढ़ाया गया था कि ये है जी वेलोसिटी और ये है एंगल, आप इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। योशे बेटा, फरवरी मार्च 24 क्लियर है, आगे बढ़े। एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है जी। योशे एंड निहाल को क्या इशू है? निहाल क्या बताना है बेटा, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला? पर भैया ये इंटेंसिटी वेव्स में पढ़ा था बेटा। ओके। अब आपने क्या करा, उसने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख के दी कि जी एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। आज जब क्रेडो में हम क्लास ले रहे थे और पिछले 2-3 दिन से जब हम वेल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जी आपके पास अगर ये लाइन लिखी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए आप कोई भी मिसिंग पैरामीटर निकाल सकते हैं, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन एज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अगर ये नहीं लिखा, आप ये कर लिया बेटा, तो आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते एंड यू हैव टू यूज सर्टेन अदर मैकेनिज्म। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो स्पीड निकालो, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, वो स्पीड यानी रिजल्टेंट। ठीक है जी। उसने आपसे ये नहीं कहा कैलकुलेट द वर्टिकल वेलोसिटी या कैलकुलेट द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइप, उसने आपसे रिजल्टेंट मांगा। अब आपके पास, मैंने इसको दो तरीके से किया है ताकि आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से करना चाहें कर दें, जो आपको समझ आ रहा हो। मैंने दोनों मेथड करे हैं। मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज किया है, मैंने रिजल्टेंट वाला मेथड भी यूज किया। मैं दोनों आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा है कि पी थ्योरम, पी थ्योरम क्या है मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए अब्दुल्ला जावेद। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस असल नहीं करना, ये जाओ यहां से। काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो पोटेंशियल एनर्जी के गेन के बराबर है। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ डेल्टा एम, आपके पास आपने पढ़ा है हाफ एम डेल्टा वी स्क्वायर, ये चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। चेंज इन वेलोसिटी में आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। क्लियर है ये? ओके ओके। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक है जिससे वो लिफ्ट ऑफ हुआ और एक है जिससे वो पानी को हिट करेगा। लिफ्ट ऑफ वाली वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी वो मेरे पास है, दैट इज 5.9। मुझे जिससे पानी में गिरा वो चाहिए, यानी वी कैन से कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो? सबर सबर सबर, मैं दोनों चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब पहला पहला मेथड मैंने कहा कि गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने कहा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल। 2 1 की जगह फाइनल और इनिशियल भी लिख सकते हैं। मेरे पास एक वेलोसिटी है, मेरे पास डिफरेंस ऑफ हाइट है, मेरे पास जी की वैल्यू है, ये मास से मास कैंसिल हो गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब मैंने ये वैल्यूज रखी इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास v फाइनल को अंडर रूट करें जरा आप लोग, तो मेरे पास जरा चेक करिए कि क्या 13.6 या 13.7 आता है। ये वाली स्टेटमेंट जरा कैलकुलेटर में डालें। अगर मैं डालूं तो मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 5.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.81 इंटू 7.8।
13.7। ठीक है जी, ये तो था मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2 पे। अरफा आई एम एक्सप्लेनिंग में बेटा। अब आते हैं जी मेथड 2 पे। मेथड 2 के लिए मुझे ये पता है कि यहां से जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है जी, इट विल बी अ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल में मुझे पता है कि v ऑफ x विल रिमेन सेम। ठीक है जी, अब मुझे पहले v ऑफ y निकालना है। कौन सा v ऑफ y निकालना है जी? इनिशियल, जिससे वो उठा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके तो vf 0 हो जाता है ना। याद करो प्रोजेक्टाइल की क्लास। तो यहां पे आपने vy कैसे निकाला? 5.9 साइन 60। तो आपके पास क्या आया? 5.9 साइन 60। ये आ रहा है आपके पास 5.1। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? इनिशियल जिससे उसने जंप मारा वो 5.10। यही आ रहा है, मेरा कैलकुलेटर भी यही दे रहा है, जैनब का कैलकुलेटर, निहाल का कैलकुलेटर भी यही दे रहा है। अब आपने क्या करा? आपने कहा जी कि आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी इक्वेशन है? ये है जी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे लग गई? अगेन वही बात कि आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो नहीं है, इसलिए आपने ये लगा दी। अब आपने क्या करा? मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लूंगा? 2.95 नहीं, 5.9 नहीं। क्यों? क्योंकि 5.9 है रिजल्टेंट, और जो वो ऊपर की तरफ उठा है वो है जी आपके पास इनिशियल वाई कंपोनेंट से, इनिशियल वाई वेलोसिटी से, एंड दैट इज योर 5.1। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं था, तो मैंने क्या करा? मैंने ये पूरा फैक्टर लिख दिया। आप इसकी जगह 5.1 का स्क्वायर भी ले सकते थे। ठीक हो गया जी? जो आपने कैलकुलेट करा, जो आपके सामने आपके दोस्त निहाल और जैनब बता रहे हैं कि 5.10 का जो आ रहा है, आप इसकी जगह 5.1 का स्क्वायर लेते प्लस 2gh, तो आपके पास क्या आता? 13.6 13.7 ही आता। क्या ये बात समझ में आती है? एक कैच है इसमें, एक 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 छोटा सा प्रॉब्लम है। जरा इसको 7.8 के साथ डाल के इस इक्वेशन का आंसर बताओ। चलो मैं भी करता हूं तुम लोगों के साथ। 5.10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 इंटू 7.8। दो अंडर रूट कहां से आ गए? अंडर रूट 5.10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.81 इंटू 7.8, 13.3 आ रहा है जी। क्यों आ रहा है जी 13.3? उसकी वजह यह है कि आपके पास सिंपल फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट ऐसे पॉजिटिव होता है या ऐसे पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है जी? एंड व्हेन यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। क्या ये बात समझ में आती है? दोबारा सुन लें। जब आप हॉरिजॉन्टल जा रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, या आप ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और आप नीचे आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आती है? ध्यान। अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट वुड बी -7.8। ये माइनस का मतलब क्या है ये समझो, ये जहन में रखा है जी बेटा। ये जरूरी क्यों है कि आपके पास आपने ये बताना है कि वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो उसके लिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपने माइनस यूज की। जब आप ये माइनस यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपका 13.4 ही आएगा।
आई वॉन्ट इंडिविजुअल रिप्लाईज, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी चीज है, छोटी सी है, लेकिन ये आपके पेपर में आपके मार्क्स आपको कॉस्ट कर सकती है। इंडिविजुअल बताएं। नहील को समझ आ गया, जीते रहो नहील। सुभान जुलेखा, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यार ये तो मैं निकाली है वर्टिकल वेलोसिटी, ये जो आप पेपर में करते थे, यानी इस वक्त इसकी वेलोसिटी है 13.4। मुझसे ये थोड़ी मांगी गई है, मुझसे तो मांगा गया है कि टोटल पानी के अंदर जाने वाली वेलोसिटी क्या है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये है, आपको ये प्रोजेक्टाइल में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये है वर्टिकल वेलोसिटी, ये आपने निकाल ली 13.4। ओके जी, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, आपने वो जो माइनस किया वो इसलिए किया कि आप हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो निकालें, और उसके बाद आपने क्या काम करा, उसके बाद बेसिकली यू ट्राइड कि आप उस कंप्लीट वेलोसिटी को निकाल सकें जिसको जो रिक्वायर्ड है। क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो काइंडली करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्लियर जी ये बात? अब आते हैं जी आगे, प्रोजेक्टाइल से निकालता हुआ अब आपको आप थ्रस्ट की तरफ ले जा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि जब पानी के अंदर गया डाइवर, तो उसकी जो डिसेलरेट हुआ, डिसेलरेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट? चेंज इन वेलोसिटी, डिसेलरेट का मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, आप एक तरह से रेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, सिंपल सिंपल अल्फाजों में। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये बताओ विस्कस ड्रैग फोर्स के साथ क्या होगा जब वो पानी के अंदर जा रहा है। आज शायद क्रेडो में ऑनलाइन फिजिकल क्लास थी जिसमें हमने अपथ्रस्ट का पार्ट किया, तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर पानी के अंदर अगर वो मौजूद है तो तीन फोर्सेस हैं, एक है जी वेट, एक है जी अपथ्रस्ट, और एक है ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स कब होगी? व्हेन इट इज मूविंग। ड्रैग फोर्स का ताल्लुक सीधा सीधा वेलोसिटी से है। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपकी ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, विच इज नॉट द केस इन अवर क्वेश्चन। यहां वो कह रहे हैं डिसेलेरेट, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ड्रैग फोर्स कम हो रही होगी। तो आप ये 2 नंबर के लिए पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कि आपने क्या लिखना है, किस तरीके से करना है। क्या ये बात समझ में आती है? इंडिविजुअल रिप्लाईज करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ऑब्वियसली यस, जीते रहो योशे बेटा। ओके, अब वो क्या कह रहा है, उसने ड्राइवर का वॉल्यूम दे दिया आपको, ये रहा जी। अब वो कह रहा है डेंसिटी दे दी,
कह रहे अब थ्रस्ट निकालो जब वो इंटायरली अंडर वाटर है और उस पर ये शो करो कि वो 740 न्यूटन है। आपको आज ही मैंने ये पढ़ाया था कि अब थ्रस्ट बेसिकली है रॉ वी जी के बारे में, और ये ड्राइव भी किया था हमने, जिसमें से रॉ है जी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी तो सबको पता है 9.81 है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इन दिस केस इज आवर। तो जब आपने ये डाला आंसर को, कौन वेट करके बैठा हुआ है, जब आपने ये आंसर डाला, देखें अब थ्रस्ट क्या है, दो तरीके से निकलता है, या तो प्रेशर डिफरेंस या अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या हुआ जी, कि आपकी अब थ्रस्ट की इक्वेशन दो है, या तो प्रेशर डिफरेंस आज ही कराया मैंने क्रेडो में, या तो आपके पास अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डाइवर था, तो आपने रॉ यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी 9.81 इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट डाइवर ये डाला, तो 740 के करीब आंसर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है जी? इंडिविजुअल बताइएगा, ऑल 28 स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़े जी। अब वो क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डाइवर पानी के अंदर है और वो रुक गया, ठीक है जी, रुक गया, रेस्ट पे आ गया। वो कह रहा है विस्कस ड्रैग, एंड उस इंस्टेंट पे विस्कस ड्रैग जो है, अगर मैं ये डाइवर बनाऊं, विस्कस ड्रैग उस पर आ रहा है 950, अब थ्रस्ट आपने निकाला 740, और उसका वेट है जी, मास है उसका 78 किलोग्राम। ओके बेटा वासे, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ये बताओ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी। अब आपको याद आया कि भाई ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है आपको? तो हम इसको यहां रीयूज करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। हमने कहा अपवर्ड फोर्स माइनस वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अपवर्ड दो है, एक है विस्कस ड्रैग और एक है अपथ्रस्ट, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करके पहले वेट निकालो, वेट इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन करो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है जी? दोबारा सुन लें, आपसे क्या कहा गया, अब थ्रस्ट बता दिया गया, ड्रैग फोर्स बता दी गई, दोनों चीजें बता दी गई, उसने मास दे दिया आपको, ये वाला मास। आप मास से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल काम नहीं है कि भाई 78 इंटू 9.81 करें तो आपके पास रीडिंग आ जाए, कोई मसला। जब आपने ये करा तो आपके पास क्या हो गया कि आपने कहा ये है अपवर्ड फोर्स, ये है वेट, ये है मास, और एक्सेलरेशन चाहिए। जरा जल्दी से बताइए 11.8 आ रही है, नहीं आ रही है? जीते रहो, यस या नो? आ गया जी, फरबिया का भी आ गया। अब वो कह रहा है डायरेक्शन बताओ। देखो मैं जब ओ लेवल्स में था, मैं बार बार ओ लेवल्स की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि ओ आपका अच्छा होता है, ये में थोड़ा सा मुश्किल होती है चीजें। देखिए आपको ये पता है ओ लेवल से कि यार जिधर फोर्स होगी उधर एक्सेलरेशन होगी, यानी जिधर ज्यादा फोर्स लगे। आप जैसे मैं दो तीन स्टूडेंट्स को खड़ा करता हूं, मैं कहता हूं जी टग ऑफ वॉर है, तो जिस डायरेक्शन जिस साइड की फोर्स ज्यादा होगी उस साइड पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। तो हमारे पास नेट फोर्स अगर आप ऊपर और नीचे की ऐड करें तो ऊपर वाली फोर्सेस ज्यादा आ रही है, 950 740 ऐड करो ज्यादा है, नीचे का 78 इंटू 9.81 इतना नहीं है। तो अपवर्ड फोर्स चूंकि ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन किधर होगी, अपवर्ड होगी। क्लियर है ये बात? अगर मेरा वेट ज्यादा होता तो मेरी एक्सेलरेशन किधर होती, नीचे होती। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े जी। अब आते हैं जी, एक थिन मेटल वायर है जिसका उसने डायमीटर दे दिया, आपके पास एक उसने मॉडल प्लैनेट अरेंज कर दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। हाँ टू सिग्निफिकेंट पे आप 12 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, स्ट्रेन आपको दिया गया है,
वो कह रहा है फोर्स निकाल के दो बाय द मॉडल प्लैनेट। तो आपने ये कहा कि भाई स्ट्रेस जो होता है वो है फोर्स अपॉन एरिया। कोई बात समझ, ये वाली बात समझ में आती है कि जी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अब अगर मुझे फोर्स चाहिए तो भाई स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, कोई मसला। आपने कहा कि सर फहद ये शक्ल दिख रही है सर्कुलर, तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा सर जी आपके पास एरिया नहीं है, डायमीटर है। तो आपने कहा सर डायमीटर जो होता है वो टू टाइम्स आर होता है, यानी आर इज डी बाई टू। तो जरा वैल्यूज डालें और आंसर निकालें जरा जल्दी से। तो ये मेरे ख्याल से 8.6 हो जाएगा ना। बताओ समझ आ रहा है? ज्यादातर 810 या 814 समथिंग कुछ। मेरा 814 आ रहा था, पता नहीं क्यों, मैंने शायद गलत किया। डन। भाई जल्दी जल्दी लिख दो यार। जीते रहो निहाल, ये अच्छा तरीका, थम्स अप करो आगे। वहां से जीते रहो मेरा बच्चा, जबरदस्त। अब वो क्या कह रहा है आपसे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 814.32 सिग्निफिकेंट फिगर पे 810, ठीक है जी जैनब। अब वो कह रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसने आपको दे दी, वो कह रहा है ओरिजिनल लेंथ निकाल के दो। जब आपके टीचर ने आपको डिफॉर्मेशन पढ़ाया होगा तो दो फॉर्मूले पढ़ाए होंगे जिसको वो स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन भी कहता है। वो कहता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 F या 1/2 kx²। ये दो फॉर्मूले पढ़ाए गए होंगे आपको। अब मेरे पास क्योंकि फोर्स है ये आ गई है, तो मैं ये वाला यूज करता हूं। मैं क्यों के की वैल्यू की तरफ जाऊंगा जो मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने कहा कि मुझे एक्स चाहिए। एक्स क्या है जी, लेंथ नहीं, एक्सटेंशन। तो आपके पास क्या आएगी, ओरिजिनल लेंथ बिफोर द मॉडल प्लैनेट इज व्हाट अटैच। अब ये 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, फोर्स डिवाइड हो गई, आपने डाला जी, आपके पास आया 7.6 एक्सपोनेंट -4। चेक करें क्या यही आंसर आ रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, वायर एक्स इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वायर, एक और वायर आ गया, सेम ओरिजिनल लेंथ है, यंग मॉडुलस डबल कर दिया। यहां मसला है। ये यकीन करो ये ग्राफ ना तंग करेगा। क्यों तंग करेगा वो गौर से सुनो। वो कह रहे हैं एक्स और वाई दोनों हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। हुक्स लॉ से मुराद क्या है कि अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो एक्सटेंशन बढ़ रही है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। नंबर 2, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में भी हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये पता लग जाता है बाय व्यूइंग द शेप। अगर इट इज अ स्ट्रेट लाइन इट इज फॉलोइंग हुक्स लॉ। ये याद होगा आपको, यंग मॉडुलस से का है, ठीक है। कितने क्या कर रहे हैं फॉर A part 2, मेरे 0.14 आ रहा है। क्या 0.14 आ रहा है? ओके आगे चलते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि ये है जी स्ट्रेस, ये है जी स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के दो पॉइंटर्स आपको बताया गया था कि पहला, अगर ग्रेडियंट है तो यंग मॉडुलस आता है, यानी कि अगर आपके पास हाँ 14 ही आएगी ना, एक्सटेंशन आ गई, अब उससे वर्किंग करके आप वो निकाल लोगे, वो तो मसला नहीं है। मैं तो एक्सटेंशन निकाल दी ना, एक्सटेंशन से ओरिजिनल लेंथ निकालना कौन सा मुश्किल काम है। 0.14 और वो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 14। या ये करा दूं मैं, ये तो बेसिक हो गया ना। हाँ और एक्सटेंशन निकाल के उससे ओरिजिनल लेंथ निकालना कौन सा मुश्किल काम है। बोलो करा दूं, यार बेसिक है यार। ठीक है जी। अब आपको पता है ग्रेडियंट इज यंग मॉडुलस और एरिया अंडर द ग्राफ इज योर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
वो मुझे अच्छा सा नाम बताया था यूशे ने, जब मैं ये पढ़ा रहा था, क्या था, अच्छा सा नाम लिखा था, यूशे ने बताया था मुझे, क्या नाम था इसका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, हाँ 0.14 मीटर, यही तो मैं कह रहा था ठीक है। अच्छा जी, अब वो आपसे कह रहा है कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन डेंसिटी, जीते रहो। तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, एग्रीड। अब मुझे पता है यंग मॉडुलस किसका है भाई, यंग मॉडुलस तो ग्रेडियंट है। तो अब आपके पास क्या हुआ, ग्रेडियंट उसने क्या कर, डबल, यानी ये चीज 2 टाइम्स कर रहा है वो। तो अब ऐसे 2 पॉइंट सिलेक्ट करो इसके ग्रेडियंट से जो ग्रेडियंट 2 टाइम्स ज्यादा हो। मेरा नहीं ख्याल ये तुम लोगों के लिए मुश्किल है, क्या ये बात समझ में आती है? यस या नो? यार सिंपल मैथ से कोऑर्डिनेट निकालना मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। कोई है ऐसा, परबिया, नोमान, चांद, ईमान दोनों, जुहेर, मुर्तजा, निहाल, नहील, वासे दोनों, योशे, जैनब, जुलेखा, मेरा नहीं ख्याल इशू है कोई, कर लोगे ना, मैं आगे बढ़ूं? ओके बेटा, जीते रहो मेरे बच्चों। अब आता है जी वो अगले सवाल पे, वो कह रहा है कि एक ग्रेडियंट है उसका डबल करना, मैं पर भैया ये कह रहा हूं, यानी अगले कोऑर्डिनेट्स निकालना जिससे तुम्हारा ये ग्रेडियंट डबल हो। कर लोगी ना बेटा, ये मैं करके भेज दूंगा ग्रुप पे ना, क्रेडो वाले। अब वो क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस पी अंडरगोज एन अल्फा डिके, रेडियो एक्टिविटी की क्लास आप सब ले चुके हैं, आपको पता है एक्स ए जेड होता है, तो वाई ए में से 4 माइनस होता है, जेड में से 2 माइनस होता है, और ये अल्फा 4 2 बनता है। ये इक्वेशन कंप्लीट करनी थी, मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को इतना मुश्किल होगा। फिर वो कह रहा है लॉ स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने कहा सर फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ टोटल कोलिजन इज, हाँ सही लिख सकते हो, सम ऑफ टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोई मसला है यहां तक? अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई बिफोर द डिके, डिके होने से पहले, सही है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बसे। अब वो आपके पास क्या कह रहा था मैं, हाँ, न्यूक्लियस पी जो है ना वो पहले स्टेशनरी है, नहीं, न्यूक्लियस पी की एक स्पीड है विच इज दिस, डिके के बाद न्यूक्लियस क्यू स्टेशनरी है, ये वाला स्टेशनरी है। अब वो आपसे कह रहा है कि अल्फा, मैं जब रेडियो एक्टिविटी करा रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये वाली वैल्यू जो है, जो ये है, ये आपके पास पेपर में लिखी हुई आएगी। कहाँ है जी ये पेपर है, ये रही है वैल्यू, ठीक है जी। दूसरे पेज पे आ जाए जी इसको। अब आपको पता है सम ऑफ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, आपको ये बता दिया गया कि क्यू जीरो है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज पी, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक तरह से याद करो आपके टीचर ने आपको स्प्लिटिंग वाला सवाल सिखाया होगा मोमेंटम में, ये वो चीज है। तो अब आपने क्या करा, मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ क्यू ये जीरो है, तो आपने कहा यहां से 215 क्या है, ये यूनिफाइड मास है, तो 215, इसको एक तरीका ये भी था कि 215 यू इंटू 3.2 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 4 u इंटू वी। तो u से u कैंसिल, तो 215 इंटू 3.2 एक्सपोनेंट 5 ओवर 4 इज इक्वल टू वी। ये इससे भी आ जाता, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज रख के आंसर निकाला है। तो देखें आपके पास क्या ये चीज आ रही है, यस या नो? दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए, अगर आप यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कैंसिल करके करना चाहते हैं आप उससे कर लें, आप वैल्यू डाल के करना चाहते हैं आप वैल्यू डाल के कर लीजिए, जो आपको समझ आता है।
बताइए भाई। जीते रहो मेरे बच्चों, अल्लाह पाक तुम लोगों को कामयाब करे। स्पीड आ गई जी 1.72। हाँ बिल्कुल अरफा शाफे, मैंने देखो मैं तो वो सिखा रहा हूँ ना जो प्रोसेस है। अब अगर वो गलती से भी चेंज कर देगा कि यहाँ पे मोनोडक्टिव में मोमेंटम का हो, तो बेटा वो डिके हो रहा है ना, डिके तो मोमेंटम का ही है ना। पर भी हम उससे व्हाट्सएप पे बात करना, मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, बाय रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी स्टेट व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसवर्स वेव। वो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन नहीं मांग रहा, वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू बताओ कि एनर्जी की डायरेक्शन से। तो आपको पता है कि भाई ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल और एनर्जी के दरमियान 90 डिग्री होता है। तो आपने इंग्लिश में लिख दिया कि जी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल एंड वेव इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? निहाल बेटा, काइंडली एक दूसरे के कमेंट्स पर रिएक्शन ना दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है जी, क्लियर है ये आगे बढ़े। हाँ परपेंडिकुलर टू वन अनदर ना, 90 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है कि 12 माइक्रोमीटर से लेके 28 माइक्रोमीटर तक एक रेंज है, कोई एक वेव है। वो कह रहा है नाम बताओ, सुने जरा गौर से। आपके पास क्या कह रहा है वो, 12 माइक्रोमीटर से लेके 28 माइक्रोमीटर तक की एक वेव है। मैंने आप लोगों को वेव्स की क्लास में ये टेबल दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि RMIVUXZ, यानी कि राजू मामू इज विजिटिंग अंकल जीशान गार्डन। तो अगर विजिबल की बात करें तो ये होता है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो इसका मतलब ये क्या हुई, ये हुई इंफ्रारेड। क्या ये बात समझ में आती है जी? नोमान भाई का रिप्लाई नहीं आ रहा है, नोमान भाई को समझ में नहीं आ रही है ना। मुर्तजा का रिप्लाई आ रहा है। मरियम बुखारी, आपको समझ आ रहा है बेटा? किस साइड से इंक्रीज होती है? रेडियो से गामा की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, गामा से रेडियो की तरफ आ रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ती है। निहाल क्लियर? अच्छा, अब आपसे वो क्या कह रहा है कि टाइम बेस्ड सेटिंग उसने आपको दे दी, ये रही जी। वो कह रहा है वेवलेंथ निकालो। अच्छा, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का सवाल है तो मैंने ये अज्यूम किया कि भाई स्पीड 3.8 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मैंने आपको सीआरओ नहीं पढ़ाया, मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, वर्कशॉप्स वगैरह में नहीं कराया। मैंने कहा जी ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ खत्म हुई, मुझे एक वेव का टाइम चाहिए था। आप कहते सरफार नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं यहाँ से ले लूंगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक ले लो भैया, कोई मसला नहीं है, बात तो सेम है। ठीक है जी, मैंने यहां से यहां तक एक वेव ली। मैंने कहा अगर टाइम पीरियड नोट करना होता है तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस सेटिंग। तो टाइम बेस सेटिंग ये रही है आपके पास। नंबर ऑफ बॉक्सेस आपने निकालने, तो आपने कहा जी 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हैं। एक बॉक्स की वैल्यू है 5 एक्सपोनेंट -5। अब आपने क्या करा जी, आपने कहा टाइम पीरियड आ गया, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू सी, टी को भी यूज कर सकते हैं, और वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीजों का मतलब सेम है। तो आपने यहां से फ्रीक्वेंसी निकाली 1/टाइम पीरियड से। 1/टाइम पीरियड के बाद आपने उसको यहां रखा, और यहां रखने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वेरीफाई करिए जरा। ये आ रहा है या आगे पीछे आ रहा होगा कुछ? रिप्लाई कर दें भाई। निहाल, मरियम, सुबहान, आयशा, ईमान, फरबीहा, हमजा, हसन। How do we solve those questions where it asks for a specific color of visible light? Just for go for the formula and then you have to remember the table. मैंने याद तो कराया था, भेजा भी था तुम लोगों को इनलाइटन वाले ग्रुप पे। 9 एक्सपोनेंट -4, ठीक है।
ठीक है जी। अब वो आपसे क्या कह रहा है, कोहेरेंट विजिबल लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक वाली कहानी आ गई। ठीक है, मैं अरफा आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो कह रहा है डबल स्लिट पे आके हिट करता है जी, डबल स्लिट यानी ये हो गया ए, यहां से आ रहा है आपके पास वेवलेंथ, ये आपके पास डी है, और ये आपके पास यहां से निकलेगा डेल्टा एक्स। निकालना है, अभी नहीं है आपके पास। मैं अभी बता देता हूँ अरफा। नहीं बेटा, कल एजी नहीं आऊंगा मैं एजी आऊंगा अब आपके सैटरडे को, थर्सडे को शायद, वो भी शायद ही आऊं, क्योंकि अब इन लोगों की ऑनलाइन क्लास से ले रहा हूं मैं। ठीक है जी। अब ये है आपके पास, एक है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये आपके पास डिस्टेंस है। ये आपके पास टोटल कितनी ब्रांचेस है, एक दो तीन चार पांच, ये छह। अगर छह ब्रांचेस के दरमियान 10.2 का फासला है तो एक के दरमियान कितना होगा, यानी ये कितना होगा, तो ये आपके पास निकलेगा 17.1.7 मिलीमीटर। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि एक ब्राइट है और एक डार्क है, तो आपने ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला निकालना है। क्या ये बात समझ में आती है जी? मुझे इंडिविजुअल रिप्लाई चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल है और इस तरह का सवाल आ सकता है। देखें, दोबारा कोई भी मसला नहीं हो रहा मुझे बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इजहान, जुहेर, मरियम, एक एक, मोहसिन, योशे, जैनब, जुलेखा, फरबिया, देखो अगर मसला है मुझे बता दो। ये मैंने क्यों किया है, रिपीट इसलिए, देखो ये ब्राइट है बीच में, ये डार्क है, तो आपको ब्राइट फ्रिंज निकालना था ना भैया। तो आपने क्या निकाला, एक ब्राइट फ्रिंज है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी, तो 10.2 में कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, 10.2 में 6 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो एक फ्रिंज के दरमियान यानी ये फासला कितना होगा, ये 1.7 मिलीमीटर होगा। क्या बात समझ में आती है? दोबारा बता दूं, दोबारा सुन लें, मिटा दीजिए इसको। उसने आपसे क्या कहा है, 7 ब्राइट फ्रिंजेस हैं टोटल। ठीक है जी, 7 है। वो 7 कहाँ है, ये रही जो मैं गैप में कलर कर रहा हूँ ना, ये ब्राइट है, एक दो तीन चार पांच छह और ये 7। ठीक हो गई जी, 7। अब वो उसने आपसे कहा कि टोटल डिस्टेंस एक ब्राइट एक्स से ब्राइट वाई के बीच में है जी 10.2, तो इन दोनों के दरमियान कितना होगा, एक दो तीन चार पांच और ये 6, तो 6 फ्रिंजेस आ रही हैं 10.2 में, तो एक कितने में आएगी, 1.7 में। क्या ये बात समझ में आती है? वासे, नुमान, परबिया, अब वो आपसे कह रहा है पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस कैसे बनता है जी। यार ये तो अब आसानी से आप बोल सकते हो कि भाई जहां दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, जहां दो क्रेस्ट टकराएंगे, जहां फेस डिफरेंस 0 होगा, वहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जहां पर फेस डिफरेंस 180 होगा, जहां पे एक क्रेस्ट और एक तरफ टकराएगा, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्या ये इंग्लिश में पूरा लिख सकते हो अब, या मैं लिख के दिखाऊं आपको? लिख लोगे? डन जी। अब आपके पास, अब वो कह रहा है ए है 1.2 मिलीमीटर, पैटर्न इज 10.2, ऑब्वियसली यू वोंट बी यूजिंग दिस 10.2। वो कह रहा है वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ए एक्स ओवर लैम्डा डी, यानी ए एक्स ओवर डी इज इक्वल टू लैम्डा। ए है आपके पास आ गया, ये आपने सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया? बिकॉज योर फाइनल आंसर इज इन मीटर। तो आपने क्या करा, 10.2 डिवाइडेड बाय 6 ओवर इन दिस,
तो आपके पास इनटू लैम्डा दिस इज 6.6 एक्सपोनेंट -7। क्या ये बात समझ में आती है? कोई मसला? अब वो क्या कह रहा है, द लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, अ लाइट इज दोबारा सुन लें, आपको ए दे दिया, मैं दोबारा यहां कर देता हूं, जैसे यहां 6 आएगा। देखें, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू एक्स ओवर डी। लैम्डा इज इक्वल टू ए कितनी है, 1.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब -3। हसन शाह गया कहां था? इंटू, अब तुम्हें एक ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो 10.2 में कितनी थी, 6 थी। ये मिलीमीटर था, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि योर फाइनल आंसर इज इन मीटर, तो आपने इस आंसर को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डी। डी कितना है जी, 3.1 मीटर, डिवाइड बाय 3। तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह का आया है, जरा वेरीफाई कर लें जरा। क्लियर जी? ये आगे बढ़े। फरबिया, तुम्हें समझ आया मेरा बेटा? जुलेखा, आयशा, क्लियर है बेटा? ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, एक और विजिबल लाइट से आपने इसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम है। अब ना आप ये बट चेंज कर रहे हैं, ना आपने डी चेंज किया, तो आपके पास लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, हाँ या ना? आपने ए चेंज नहीं किया, आपने डी चेंज नहीं किया, तो अब लैम्डा और एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। मुझसे अच्छी मैथ्स है आप सबकी माशाल्लाह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ कम कर रहे हो तो फ्रिंज सेपरेशन करीब आ जाएंगी, स्मॉल हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो यार, दोबारा सुन ले। कौन है जी वंस मोर वाला? वासे भाई। वासे भाई, आपने अगर वेवलेंथ कम करी है, फॉर्मूला क्या है, ए एक्स ओवर डी। आपने ए और डी चेंज नहीं किया, यू जस्ट चेंज द वेवलेंथ। तो अब वेवलेंथ और एक्स के दरमियान क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ बढ़ाओगे एक्स बढ़ेगी, यानी आपने ब्लू की जगह रेड यूज कर ली, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, सेपरेशन बढ़ जाएगी। रेड की जगह आपने वॉयलेट यूज कर ली, वेवलेंथ कम है, स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस, तो आपके पास क्या हुआ, वो वहां पे वेवलेंथ कम हुई तो सेपरेशन कम हो गई। क्लियर है ये बात? बाकी सब भी क्लियर है? अच्छा, आप वो कह रहे हैं कि एक स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव कैसी होती है जी, मैं इसको जरा कलर चेंज करके बना दूं जरा। ये होती है जी स्टेशनरी वेव, अगर आपको याद हो, मैंने ये कराई है। अब वो कह रहा है कौन कौन से पॉइंट है जो नोड है, तो नोड क्या होता था, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो नौमान कहां कहां डिस्प्लेसमेंट जीरो, 1, 2, 3 और ये चार पॉइंट्स है ना जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन अगर फरबिया वो कहता है एंटी नोड, तो ये एंटी नोड्स हैं जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर? बेटा, अब एक चीज और याद रखिएगा, ये की पॉइंटर है, और वो क्या है आपके पास, वो ये है कि वो कह रहा है फेज डिफरेंस बताओ। अच्छा, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा यार, प्रोग्रेसिव वेव में आपके पास फेज डिफरेंस की बड़ी रेंज है, फॉर्मूला है, इन फेज आउट ऑफ फेज, बड़ी कहानियां है। स्टेशनरी में नहीं है। स्टेशनरी में सीधी सीधी दो वैल्यूज है, या 0 या 180। ठीक है, आपके पास वो पूरी एक लाइन हसन शाह एंटी नोड होगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, स्टेशनरी वेव में आपके पास या 0 है या 180 है, तीसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब अगर डायरेक्शन सेम है तो फेज डिफरेंस 0 है, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फेज डिफरेंस 180 है। क्या ये बात याद रहेगी?
वहां से ए एक्स ओवर डी में ए है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और डी है डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। तो अब पी और क्यू दोनों एक डायरेक्शन में है बेटा, तो इनके दरमियान का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। और पी और आर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, 180। क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जोहेर क्या रिपीट करना है? अगर डायरेक्शन सेम है स्टेशनरी वेव में तो 0, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 180। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। अभी ये एस खुला हुआ है, यानी नीचे का सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आपके पास ये वाला सर्किट है। वो कह रहा है 0.25 है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दो। आपको फॉर्मूला बताया गया था, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो मेरे पास आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है यार। आपने आर को सब जगह वो हो गया, आई आर हो गया, कैपिटल आर होगा ये। तो आपने जब इसमें वैल्यूज डाली तो 1.2 आएगा। कोई मसला? फरबीहा, फैसल साहब आप क्रेडो के हैं? मोहसिन दोबारा सुन लो, यहां सही है। देखो, ये है पहला फॉर्मूला मोहसिन। अब ई है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज वो 1.8 है। तुम्हें यहाँ का करंट है तुम्हारे पास, तुम्हारे यहाँ का वोल्टेज है, तुम यहाँ का वोल्टेज रेजिस्टेंस यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास यहाँ का आएगा, मेरे ख्याल से क्या आ रहा था यहाँ का, 1.5 समथिंग कुछ। तुम्हें ये आर चाहिए, करंट सीरीज में सेम रहता है। तो तुमने जब वैल्यूज डाली तो तुम्हारे पास 1.2 आया। अगर किसी को मसला हो रहा है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। वैसे मैंने करा हुआ इसीलिए ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। जीतते रहो मोहसिन भाई। ये आया ना सवाल जरा सा टेढ़ा। अब वो आपसे ग्राफ देके कह रहा है कि उसने करंट और टाइम का ग्राफ दिया है। हमेशा आपने क्या पढ़ा है, करंट वोल्टेज ग्राफ, उसने कहानी पलट दी, उसने टाइम का ग्राफ दिया है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि T1 पे स्विच बंद हुआ, ठीक है जी, T1 पे स्विच बंद हुआ, तो उसके बाद अब दोनों पैरेलल में करंट हो गए। पहले ऊपर वाला सर्किट चल रहा था, ठीक है जी। योशे बेटा क्या हुआ यार, मैं कुछ हुआ है बेटा? हम आगे बढ़े। अच्छा, अच्छा जी, आपसे क्या कह रहा है वो, कि आपने पहले ये सर्किट चल रहा था तो 0.25 एम्पेयर इसके अंदर से गुजर रहा था। T1 पे आपने ये स्विच बंद कर दिया तो आप करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। सिंपल लॉजिक, कोई मसला? जब आपने T1 स्विच ऑन किया तो पहले सिर्फ ये रेजिस्टेंस थी, अब ये भी ऐड हो गई, हाँ या ना? पैरेलल हो गया ना, दो वोल्टेज, दो रेजिस्टर हो गए, दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गए। अब वो आपसे मैकेनिज्म, क्या ये बात मेरी समझ आई है, वर्किंग समझ आई है, तो मैं आगे बढ़ूं, बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, T1 से जो वोल्टेज है वो बराबर होगा, ग्रेटर देन होगा T1 के बाद। भाई देखो, वो ईएमएफ तो सेम रहेगा ना, ईएमएफ थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि जो वर्क डन है,
बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हमने ज्यादा टाइम नहीं ले लिया। बिल्कुल लिया है भाई, मुझे तो एक्सप्लेन करना है ना, मैं तो 20 मिनट में सॉल्व किया था ये। तुम लोगों को एक्सप्लेन करने में तो टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है या डिफरेंट है या क्या है। ठीक है। तो अब आपने कहा कि भाई सेम है, क्योंकि सर्किट पैरेलल है, उसमें इतना वोल्टेज सेम होता है, तो ईएमएफ सेम रहेगा। तो देखो, अगर ये है 1.2 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 1.2 आएगा, यहाँ पे भी 1.2 आएगा। ये तो बेसिक ओ लेवल्स का आपने पढ़ के आए। तो आपके पास 1.2 यानी वोल्टेज जो भी है वो सेम रहेगा। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पूरी इंग्लिश लिखोगे, प्रॉपर स्टेटमेंट्स। वो कह रहा है पूरी सिस्टम का बताओ क्या हो रहा है। Before T1, there was a constant current because the resistance was constant. Only one resistor external was there. At T1, current बढ़ा। क्यों बढ़ा? Because in parallel your resistance gets decreased. Parallel हो गया ना, तो resistance कम हो गई, करंट बढ़ गया। कहां पता लगा? ये स्पाइक आ गई। कोई मसला? फिर अगला। जी। जी यश बेटा। फिर थोड़ी देर बाद आपका टेम्परेचर बढ़ा। जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि वो वापस उसी लेवल पे आ जाए, कम होगी। तो आपका करंट चेंज होगा, टेम्परेचर। ठीक है। तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू चेंज होगी। क्या अब बात समझ में आ रही है? क्या स्टेटमेंट लिख लेंगे आप लोग? हमजा, परबिया, हसन, दोनों हसन फ्रॉम क्रेडो, जुहेर, मरियम। मरियम आप भी क्रेडो से? यस। अब वो क्या कह रहा है कि जी लेप्टॉन्स, सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम बताओ। जी बेटा, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो उसने टाइम दिया ना, विद टाइम टेम्परेचर चेंज होगा ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो टेम्परेचर है, और तो कुछ नहीं है। अब वो क्या कह रहा है आपसे आखिरी क्वेश्चन में? वो कह रहा है फंडामेंटल पार्टिकल बताओ जिसमें न्यूट्रिनो होता है। तो आपको रेडियो एक्टिविटी की क्लास में मैंने बताया था कि लेप्टॉन्स जो है वो फंडामेंटल हैं, उसमें एक होता है चार्ज और एक होता है अनचार्ज। चार्ज में आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और अनचार्ज में आपके पास आता है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो आप किसके अंदर हुए? आप लेप्टॉन के अंदर हुए। ठीक है जी। फिर वो कह रहा है कि +1 E एक किसी चीज का चार्ज है। जी। हाइड्रॉन P, हाइड्रॉन का मतलब क्या होता था? कंपोजिशन ऑफ क्वार्क्स। अब वो कह रहा है हाइड्रॉन में एक एंटी क्वार्क है और एक सिंपल क्वार्क है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको कि भाई हाइड्रॉन्स के अंदर दो चीज होती हैं, एक होते हैं बैरियॉन्स और एक होते हैं मीजॉन्स। मीजॉन्स होते हैं दो क्वार्क, और जो वो होते हैं वो आपके पास 3 क्वार्क वाले होते हैं। तो वो कह रहे हैं एक अप क्वार्क है, यानी एक क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क है। तो ये क्या हुआ आपके पास? ये हुआ जी मीजॉन। बैरियन नहीं हुआ, क्योंकि बैरियन के अंदर 3 क्वार्क्स होने चाहिए और उसमें एंटी नहीं होता, दो अप होते हैं या दो डाउन होते हैं। तो आपके कह रहे हैं पॉसिबल फ्लेवर क्या होगा? पॉसिबल फ्लेवर होगा अप या चाम या टॉप। क्या ये बात समझ में आती है? नहील, निहाल, वासे, जैनब, जुलेखा, जुहेर, इजहान, हसन, परबीहा, फैसल, ईमान, दोनों। पॉसिबल फ्लेवर का मतलब वो जो चार्ट नहीं लिखवाए थे निहाल? नहीं नहीं, एक लिखना है। वो जो चार्ट लिखवाया नहीं था, उसमें से कोई एक बताना है जिसका चार्ज +2/3 आ रहा हो। तो वो देख लो, मैंने तस्वीर तुमने खींची थी बल्कि तुम लोगों ने। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई आपके पास एक दो चीजें निकली, उनमें से एक एंटी न्यूट्रिनो निकला। हाँ हाँ, चाम होगा। आपके पास एक जो है वो एंटी न्यूट्रिनो निकला, तो दूसरी चीज क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है
यानी बीटा माइनस निकलता है तो उसके साथ होता है एंटी न्यूट्रिनो, और जब पॉजिट्रॉन निकलता है जिसके ऊपर बीटा पॉजिटिव लिखा होता है तो निकलता है न्यूट्रिनो, अगर आपको याद हो। तो ये क्या है, बीटा नेगेटिव, या हम वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रॉन। कोई मसला? अब जब आपके पास न्यूक्लियन नंबर क्या होता है जी, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अल्फा बीटा डिके में आपके पास ऊपर वाले नंबर में कोई चेंज नहीं आता, नीचे वाले में से माइनस चार्ज बढ़ जाता है, ऐसे ही है ना, चार्ज बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो आपके पास ऊपर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज, या हम सेम लिख सकते हैं। और नीचे में आपके पास +1, यानी कि उसका आर का चार्ज क्यू से बढ़ जाएगा, क्यू अगर अनचार्ज है तो आर चार्ज पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? दोबारा सुन लें, आपके पास जो चार्ज ऑफ क्यू है, अगर मैं से कहता हूं चार्ज क्यू जो है अनचार्ज है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर निकाल लिया, केमिस्ट्री की जबान में पॉजिटिव चार्ज आ गया उस पर? निहाल, आ गया ना? तो वही तो लिखा है कि चार्ज ऑफ आर विड बी ग्रेटर देन चार्ज ऑफ क्यू। पहले अगर उस पर चार्ज नहीं तब चार्ज आ जाएगा, अगर चार्ज कुछ है तो वो बढ़ जाएगा, सिंपल। I want all 22 students to rate your understanding of this paper जो अभी हमने किया out of 10 now। करें जी, जल्दी जल्दी। सुलेखा, क्यों मसला आ रहा है? मोहसिन, सुलेखा एंड मोहसिन, कहां फंस गए बेटा, बताइए।